नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात किसानों की, उनकी आमदनी को दोगुनी करने के सरकार के रोड मैप की। पिछले 6 दशकों में देश में किसानों की और खेती की हालत साल दर साल खराब होती गई है। उनकी लागत बढ़ती रही और आमदनी के नाम पर उनके पास जो मिला वो लागत से कम या लागत के बराबर रहा और इसीलिए लगातार देश की जीडीपी में जो खेती का शेयर था वो बढ़ नहीं पाया और साल दर साल अलग अलग राज्यों में किसानों की अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली गई और कई राज्यों में हर साल हम उनकी आत्महत्याओं की घटनाएं भी देखते और सुनते हैं। सरकार ने इस दिशा में एक मिशन तय किया 2022 तक किसानों और खेती की हालात को बदलने का, और इसे लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है, घोषणाएं हो रही हैं। पिछले 2 दिन दिल्ली में देश के करीब 350 से ज्यादा एक्सपर्ट बुलाए और जिन्होंने 2 दिन तक किसानों के हालात पर मंथन किया और 7 अलग अलग ग्रुप के जरिए तमाम संभावनाएं तलाशी गई कि असल में कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, कैसे देश की खेती की हालत को सुधारा जाए। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम समझेंगे कि सरकार का आगे का रोड मैप क्या है, मिशन 2022 के लिए सरकार ने क्या योजना, क्या रास्ता अख्तियार करने का मन बनाया है, उस रास्ते की बड़ी दिक्कतें क्या हैं और साथ ही क्या उसके जरिए किसान और खेती के क्षेत्र में जो एक कमजोरी है, जो गिरावट है और आर्थिक हालात जो बद से बदतर हैं, क्या वो बदलेंगे। हमारे साथ 5 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस.के. पटनायक हैं, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ अशोक दलवाई साहब हैं, सीईओ हैं द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी से। अशोक साहब स्वागत है। हरवीर सिंह हमारे साथ हैं, आउटलुक हिंदी के एडिटर हैं और खेती के मामले पर पकड़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक ठाकुर हैं, डायरेक्टर हैं गवर्नमेंट नॉमिनी नेफेड में। अशोक जी आपका भी स्वागत है। और प्रेम वशिष्ठ जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ हैं, जो कि खेती के मसले पर विशेष राय और उनकी पकड़ है। आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा प्रेम जी आपसे, 2022 का जो मिशन सरकार का है और पिछले 2 दिन में जो मंथन हुआ, रोड मैप ये दिखता है कि उत्पादकता जो पहले एजेंडा हुआ करती थी उसकी बजाय अब मुनाफे की तरफ बढ़ना चाहती है सरकार, किसानों को बढ़ाना चाहती है। ये जो एजेंडा, जो रोड मैप है, ये रोड मैप कितना मजबूत या कितना कमजोर दिखता है आपको? ये बहुत ही सटीक क्वेश्चन है आपका। और चूंकि यहाँ डॉक्टर दलवाई साहब भी उपस्थित हैं, वो तो चेयरमैन रहे इस कमेटी के डबलिंग ऑफ फार्मर्स ऑफ इनकम में, तो इस विषय में अभी मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो एम्फेसिस रहा है वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा रहा है। तो हमारा प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच रहा है। सबसे अब मेन प्रॉब्लम अब यही आई है कि मार्केट सेंट्रिक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि किसान के सामने जो समस्या है कि अगर उत्पादन ठीक हुआ तो भी उसको भाव ठीक नहीं मिल पाता, और अगर किसी वजह से उत्पादन ठीक नहीं है, वेदर की वजह से, मौसम की वजह से, तो भी उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये जो चेंज इन एम्फेसिस है या चेंज इन स्ट्रेटजी है, ये तो एक राइट डायरेक्शन है कि मार्केट सेंट्रिक अप्रोच, दूसरे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोच में आपको अंतर करना होगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच बेसिकली वो होगा जहाँ पर मार्केट फोर्सेस को प्ले करने दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब शॉर्ट रन में जो सब्सिडी या लोन वेवर आप देते हो, उसको लॉन्ग रन में आपको धीरे धीरे कम करना है और अल्टीमेटली अगर एलिमिनेट हो सके तो और भी अच्छा है। तो इसलिए मार्केट एफिशिएंसी पर सबसे ज़्यादा जोर है और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे सबसे ज़्यादा जोर है, जहाँ की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़े और छोटे से छोटा फार्मर मार्केट से लिंक हो, ताकि वो उसके भागीदार बने। जैसे एफपीओज वगैरह हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके थ्रू मार्केट से लिंक हों फार्मर्स, ताकि उनको मार्केट में जो भी प्राइस सेट होता है उसका उनको लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि कुछ ही मेजर प्लेयर्स बाजार केंद्रित व्यवस्था की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं किसानों की उत्पादकता हो या फिर टेक्नोलॉजी के जरिए है। पटनायक साहब, जो 2 दिन का मंथन हुआ और 350 से ज्यादा जो एक्सपर्ट, जैसे की जानकारी है, 7 से ज्यादा ग्रुप, रिकमेंडेशन है क्या जो ये चाहते हैं आपके एक्सपर्ट? क्योंकि अब तक पब्लिक में नहीं आ पाया और मीडिया में भी नहीं है, तो हम भी समझना चाहेंगे, और ये अगर पब्लिक में आता टाइमली तो शायद हम और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
ये 2 दिन का जो मंथन हुआ ये तो अभी ख़त्म हुआ। 7:30 बजे करीब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ये ज़रूर पब्लिक डोमेन में आगे आएगा। पर जैसे वशिष्ठ जी ने बताए, हमारा मुख्य मुद्दा है कि कैसे किसान जो उगाता है उसको सही भाव मिल रहा है नहीं, वो कैसे उसको सही भाव मिले। तो उसके लिए हमें मार्केट में जोड़ना चाहिए, जैसे वो बताए। और मार्केट में जोड़ने के लिए क्या क्या कठिनाई है, क्या वो कठिनाई को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे और क्या हमको करना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलके ये जो चैलेंज है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका चर्चा काफ़ी डिटेल में हुआ है। दूसरा, आपको पता है कि अभी सरकार ने अपने बजट में ये एमएसपी का अनाउंस किया है। जितना भी लागत है उससे 50% अधिक जो मूल्य सरकार देने के लिए तैयार है। और इसके लिए क्या क्या कदम लेना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन फाइनल जो रोड मैप होगा वो हम नीति आयोग के साथ डिस्कशन करेंगे, सभी राज्यों सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई कदम लेने के लिए हम सक्षम होंगे। और ज़रूर ये जो ऐसा जो एश्योरेंस है वो ज़रूर आगे देखने मिलेगा। हम ये भी बताना चाहते हैं, ये जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम जो चैलेंज है उसको रियलिटी में परिवर्तन के लिए सरकार पूरा बद्ध है। और जितने सारे रिकमेंडेशन है ये आगामी कुछ दिनों में ये इसका एक टाइम लाइन ड्रॉ करके हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए हम जरूर इसको करेंगे। एक डबलिंग की जो बात आ रही है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन संदेह है, मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूँगा आपके नज़रिए से सरकार की ओर से। जो औसत आमदनी एक किसान परिवार की है नीति आयोग के आंकड़ों के लिहाज से वो 6,000 रुपये मासिक है। क्या इस आमदनी को 12,000 करने का लक्ष्य है? जो किसान की जिंसों के दाम या उनकी जो उपज का मूल्य मिलता है हम उसको डबल करने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये जब हम प्रोडक्शन से इनकम की तरफ जाते हैं, इनकम की बात हम कर रहे हैं, उनका जो इनकम है वो डबल होना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा हमारे जो दलवाई साहब तो बोलेंगे ही, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में यदि आप पूरा देश को विभक्त करें, दो होता है। एक तो ज़मीन है जिसका पानी उसको मिल जाता है, और दूसरा वो जो असिंचित है जिसमें सिंचन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक स्टडी में पाया गया है, जो ज़मीन को सिंचन पहुंचता है या पानी मिलता है वो अपना प्रोडक्शन को 2.5 गुना बढ़ा सकता है। ऐसे हमारा 55% जमीन पूरा सूखा हुआ है, असिंचित है, जिसको आप कहते हैं कि उसके दायरे में लाया उसको पानी में दायरे लाने से 55% जमीन तो ऐसे ही हम उसको उनका जो उत्पादन जो शक्ति है उसको 2.5 गुना हम बढ़ा सकते हैं। दलवाई साहब, एक चीज जो, क्योंकि जब सरकार का फोकस और जो रोड मैप है उसमें बाजार सेंटर बिंदु पर है, केंद्र बिंदु पर देख रहा है, बाजार कैसे आप किसान को जोड़ेंगे, पहला सवाल। और इसके साथ जो एपीएमसी और ग्लोबल मार्केट के इंटीग्रेशन की बात जो आपके रोड मैप में है, ये कितनी कारगर दिखेगी किसान और ग्रामीण इलाकों के साथ? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? क्या हमारे पास वो सिस्टम है? अब तो सब तो मानते हैं कि किसानों का चैलेंज जो है प्रोडक्शन नहीं है, मार्केट है। ये मार्केट के बारे में हम सोचते हैं, 70 साल से यही कहते आए हैं कि हम एपीएमसी के द्वारा इसको ठीक करवा देंगे। मगर अब सबके दिमाग में अब समझ में आ रहा है कि किसानों को खाली एपीएमसी के माध्यम से ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि एपीएमसी जो है वो तो प्राइमरी होलसेल मार्केट्स है, जबकि हमारे देश में 86% से ज़्यादा किसान जो है छोटे किसान है, जिनका उत्पादन जो है छोटे छोटे लॉट्स में होता है। यही हम देखना पाते हैं कि वो हर किसान जो छोटे किसान है ये एपीएमसी तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये पहली बार है इतिहास में कि अब हम मार्केट को, बाज़ार को किसान के फार्म गेट तक लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपने देखे होंगे कि इस बजट में ये कहा गया है कि हमारे देश में जो 22,000 रूरल हार्ट्स है, अब हम फेज़ वाइज उनको अपग्रेड करेंगे ताकि 5 या 6 किलोमीटर रेडियस में किसानों को एक अपग्रेडेड मार्केट मिलेगा। वो मार्केट का एक मैंडेट होगा, एक है वो एग्रीगेशन सेंटर बनाएगा और दूसरी है कि डायरेक्ट सेल परचेज के लिए वो
एक अवकाश देगा। जब हम कहेंगे एग्रीगेशन होगा, छोटे छोटे लॉट्स जो है अब वहाँ एग्रीगेट होकर और भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से वो भी एग्रीगेट होंगे। एक तरफ उनका प्रोड्यूस एग्रीगेट हुआ, दूसरी तरफ फार्मर्स एग्रीगेट हुए, अब उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वो सीधा वो एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म से इनाम पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वो लॉट को वो एपीएमसी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या उस प्लेटफॉर्म पर किसान को अपनी उपज का वो मूल्य मिल पाएगा जिसमें उसकी लागत और मैं कहूं कि साथ ही साथ मुनाफा शामिल हो? यस, वो मिलेगा। इसीलिए क्योंकि पहले हमारे यही लक्ष्य रहना चाहिए कि किसानों के लिए एक मार्केट को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए। अब क्या हुआ था, क्योंकि एक ही एपीएमसी में उनको व्यापार करना पड़ता था, वो तो मोनोपोली बन गया था। अब ई नैम से एक मार्केट को दूसरे मार्केट से हम जोड़ रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यानी आप करें ई नैम के फॉर्मूले को और बढ़ाने की कोशिश होगी, व्यापक किया जाएगा। हरवीर, ई नैम का फॉर्मूला सरकार व्यापक करके आमदनी को दोगुनी करने की बात कर रही है और साथ ही साथ एक बड़ा हिस्सा जो कि बिचौलियों के हाथ में जाता है जिंसों का, उसको किसान के जरिए बाजार के असली खरीदार तक और उसका फायदा पहुंचाने की एक रोड मैप में योजना है। कितनी कारगर या कितनी कमजोर आपके नजर में? एक तो बहुत अच्छा है कि 2 दिन इतना बड़ा मंथन हुआ और मेरे ख्याल से जब से ये अनाउंस किया कि 2022 तक आमदनी दोगुना करेंगे, उसको अगर मैं गलत ना हूँ तो साल भर से ज़्यादा तो हो गया है। तो उसके लिए हमने इंतज़ार किया कि 1-2 दिन का 350 लोगों को बुला करके मंथन करें। दूसरे, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। शुरुआत है तो अच्छी बात है, लेकिन ई नैम लॉन्च हुए कितना समय हो गया है? अभी तक जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर का जितना मार्केट में जो भी बिजनेस होता है उसका कितना हिस्सा ई नैम पे है? 2%, 3%, 4%, नॉट मोर देन दैट। क्यों? क्योंकि ई नैम में जब तक स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, और वो बढ़ना चाहिए था, मैं इसलिए ये कहता हूँ क्योंकि जो केंद्र की सरकार ने ई नैम शुरू किया, 19 राज्य उनके सहयोगियों या उनकी पार्टी द्वारा संचालित है। टोकन के रूप में उन्होंने एंट्री की। महाराष्ट्र में तो फ्रूट और वेजिटेबल को लागू किया, हड़ताल हुई, उसके बाद भी उन्होंने लागू किया, अच्छी बात की। लेकिन बाकी जगह क्या किया? जो मेन जीन्स आपकी हैं वो तो उसमें नहीं है। किसी राज्य ने 4 लगा दिए हैं, किसी ने 5 लगा दिए हैं उसमें। दूसरे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो उसकी व्यवस्था है कि हर मार्केट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स, प्राइसिंग के, मॉइस्चर के लिए मापने के लिए यंत्र और व्यवस्थित तरीके से लोग वहाँ पर होंगे, वो अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ते। दूसरे ये है कि एपीएमसी को आप इतनी जल्दी से निपटा नहीं सकते क्योंकि उसमें राजनीति इतनी अंदर तक घुसी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे ग्लोबल मार्केट के साथ, ये कैसे मुमकिन है, कैसे होगा? ऐसा है, ग्लोबल मार्केट से तो हम इंटीग्रेट है ही है। अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, शुगर आपका प्रोडक्शन हम 100-150 साल के करीब से कर रहे हैं। अभी प्राइसेस गिरी, आपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, हो गया ना इंटीग्रेट। क्योंकि अगर वो आ जाता तो जो अभी 3000 करोड़ के एरियर यूपी में खड़े हुए हैं 5000 करोड़ हो जाते, बढ़ जाते। या आपने जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म है उसमें आपने कोटा सिस्टम फिर लागू कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना खुश होने की दरकार नहीं है। मार्केट फोर्सेस को आप किस तरीके से अलाउ, एक चीज़ आप कहते हैं इसको यहाँ रोक देंगे, दूसरे महीने आप इसको चालू कर देंगे, तो एक तो हमारी जो पॉलिसी का पूरा सिस्टम है उसके बीच में कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री लानी दूसरा होगी। पॉइंट मैं बेसिकली बिकॉज ये मार्केटिंग पूरा फोकस किया, 22,000 हाट की बात की है। कितना फंड है बजट में? अपग्रेडिंग सेंटर बना देंगे उतने पैसे से वहाँ पर। दूसरे, एपीएमसी को आप बाईपास कैसे करेंगे? दोनों सीनियर ऑफिशियल खड़े होंगे क्योंकि पीएम ने कहा कि स्टेट को आना पड़ेगा, साथ रहना चाहिए। अरे तो भाई, आपने ई नैम को लॉन्च किए 1.5 साल हो गया, क्यों नहीं अभी तक हुआ है? अभी इलेक्शन ईयर है 2019 का, अगला लोकसभा का। तो मेरा कहने का है कि आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है। दूसरे, क्योंकि वहाँ पे भी जब उसमें जो लाइसेंसिंग का प्रक्रिया है, जो आड़तिया लाइसेंस लेके उस यार्ड में बैठे हुए हैं, वो पूरे स्टेट में सिंगल लाइसेंसेस, कहीं से भी खरीदने की व्यवस्था, वो सब चीज़ें आपको लागू करनी पड़ेगी। इतना आसान रास्ता नहीं है। अशोक ठाकुर साहब, नेफेड जैसी संस्थाएं जिनका एक बड़ा रोल होने जा रहा है अगर मैं इस रोड मैप को देखूं, क्योंकि जब बाजार के साथ आप जोड़ रहे हैं और लागत की बजाय मुनाफे की बात होगी किसानों की, कैसे आपकी संस्थाएं और आप जैसी संस्थाओं का रोल देख रहे हैं? क्योंकि क्या वो तमाम खरीद कर पाएंगी या फिर बाजार
के हवाले अगर छोड़ेंगे किसानों के और उनके जिन्सों को, उत्पादों को, तो क्या वहां पर वो खतरा नहीं होगा बिचौलियों का, जो आज एक बड़ा रोग दिखता है इस सेक्टर में? कविंदर जी, सबसे पहले तो इस आय को दोगुना कैसे करेंगे, इसके ऊपर जो एक सोच है, मैं समझता हूं कि उसको समझने की ज़रूरत है पहले, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे कि ये किस तरह से हम डबल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, जबकि ये आय को दोगुना करने के लिए उससे संबंधित जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हमने उसको भी इंक्लूड किया है। फिलहाल मेरा है कि बाजार नहीं, मैं बताता हूँ इसके फैक्टर बता रहा हूँ मैं, वो कैसे काम करेगा, और आप ऐसी संस्था मैं बता रहा हूँ उसके फैक्टर बताता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। सब इसमें बहुत सारे आइटम हैं, उत्पादन बढ़ाना है, लागत कम करना है, वैल्यू एडिशन है, उसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी से कॉस्टिंग कम करना है। जैसे खाद की नीम कोटिंग से 20% जो है खाद की खपत अब कम हुई है, तो ये कम कहीं किसानों की जेब से ही पैसा जाता था तो उसकी लागत कम होती है। ये बहुत सारे, फिर एलाइड एक्टिविटीज़ में वो आप कह रहे हैं बाद में उसमें आएंगे, चाहे वो पशुपालन है, मछली पालन है, लेकिन एक जो मार्केटिंग का जो मामला है, वो एक सरकार ने जो अभी बड़ा कदम उठाया, जो मैं पहले से कहता आ रहा था कि देश के अंदर 45,000 एग्रीकल्चर मार्केट की जरूरत थी, और पिछले 75 साल में वो मात्र 7,700 थी हमारे पास। उसमें भी 550 को भी इनाम के माध्यम से अपग्रेड किया। पहले उसको 15-20 लाख रुपए देते थे, अब 75 लाख रुपए का बजट करके उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके उसको इंटीग्रेटेड करने की बात आ रही है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण, जो अभी मैं कोलार गया था और मैंने जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट टोमेटो मार्केट है उसको विजिट किया था, वहाँ जो मैंने स्टडी करके लोगों को बताया वो समझने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी क्या है कि किसान जो है, किसान जब आता है मंडी में, तो किसान के खेत से उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी पैकेजिंग, उसका कमीशन, उसकी बेस्ट, और उसकी क्योंकि ग्रेडेशन नहीं होती है उसमें भी बहुत सारा उसको लॉस होता है। इस सारे लॉस को जाकर मंडी में जाता है, वहाँ फिर आड़ती का रोल आता है, वो फिर अनदर मंडी में जाता है। ये ई नाम जो आया है, ये जो एक मंडी से दूसरी मंडी में जाने में जो एक बहुत बड़ा तंत्र जो इन्वॉल्व होता है, लेकर किसी को कोई डाउट नहीं। सवाल ये कि ये इनाम का जो सिस्टम है वो देश के कितनी ग्रामीण इलाकों तक, कितनी तहसीलों तक आप जोड़ पाएंगे, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसकी तेजी या रफ्तार इस पर निर्भर करेगी। मैं वही बता रहा हूँ, ये जो तंत्र जो एक बहुत बड़ी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें आड़तियों का कमीशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, ये बहुत सारा बिचारियों की जो भूमिका है, ये अब जो एफपीओ को सरकार प्रमोट कर रही है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगी, क्योंकि एफपीओ डायरेक्ट वहाँ से ग्रेडेशन करके और उसकी जो कॉस्टिंग वगैरह कम करके, और जो सबसे बढ़िया बाजार है, जैसे मान लो कि कोलार में मंडी में बेचने की बजाय वो सीधा आजादपुर मंडी में बेच सकता है, वहीं पर उसको 15% 20% का बेनिफिट मिलता है फार्मर को। तो मेरा कहना यह है कि किसान की कीमत को बढ़ाने के लिए एक समग्र तरीके से ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, पूरा एक बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में सोचा है, और सब एलाइड एक्टिविटीज को लगाकर उसकी कीमत को, उसको कॉस्ट को बढ़ाना। एलाइड एक्टिविटी भी एक बड़ा फोकस है सरकार का, वैल्यू एडिशन के जरिए आमदनी या किसान के मुनाफे को बढ़ाने की बात है। उसके लिए क्या हमारे राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर राज्य उस लेवल तक इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और अगर नहीं तो फिर वहां पर इन्वेस्ट कौन करेगा और कैसे उस सिस्टम को डेवलप करेंगे? देखिए, ये जो अलाइड एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, अलाइड एक्टिविटीज़ में बहुत सारे चीज़ आता है जो कि राज्य सरकार के पास अभी भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं, लेकिन किसी दूसरे कारण से ये हमारे किसान भाई उसको अपनाते नहीं हैं। जैसे कि देखा जाए, जैसे बैम्बू कल्टीवेशन है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के पास है। प्रॉब्लम क्या था, ये बैम्बू को कटाई करने में प्रॉब्लम होता था, उसको पास चाहिए था फॉरेस्ट ऑफिसर से। अभी सरकार ने इसको घास जैसे डिक्लेयर कर दिया, वो ट्री नहीं है अभी, ना काटने का ना ट्रांसपोर्ट करने का कोई है, तो सभी लोग बैम्बू उगाएंगे और उसका फ़ायदा किसान को मिलेगा। यूपी में बताता हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ जी, दूध के लिए जो डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए लोनिंग हुई, कई लोगों ने डेयरियाँ खोली और हरवीर जी इसकी गवाही देंगे, और वहाँ पर दूध की हालत यह है कि 20 से 25 रुपए में कोई खरीदने को तैयार नहीं होता है, उनकी लागत निकलनी मुश्किल है। ऐसे वैल्यू एडिशन के बाद उसको उस खतरे से, उस रिस्क से कैसे बचाएगी सरकार? क्या आपके पास एजेंडा होगा इसको लेकर? नहीं, मैं तो ये बताऊंगा, आप दूध का जो उदाहरण दिया, देश में आज जो क्रांति हुआ दूध के क्षेत्र में, ये तो सबको परिचय है, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे ऐसा इश्यूज हैं जो कि हम अभी तक बहुत सीमित दृष्टि से देख रहे थे। जैसे कि आप देखिए बी कीपिंग कितना मात्रा में देश में हो रहा है, अभी तो अव्यवस्थित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? उसको कोऑपरेटिव मॉडल में ला सकते हैं, उसको एफपीओ मॉडल में ला सकते हैं। आपको पता है एफपीओ क्यों नहीं बिजनेस करता था?
क्योंकि उसको टैक्स भरना पड़ता है। जैसे मैं किसान हूँ, मेरा जो उत्पादन मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स नहीं है, बट जब मैं एफपीओ के साथ मिलता हूँ मेरा टोटल आउटपुट के ऊपर टैक्स लगता था। अभी सरकार ने ये कर दिया, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं रहेगा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तब क्या होगा, सारे किसान एकत्रित हो सकते हैं। पहले एकत्रित होने के लिए तो बहुत सारे अड़चन था, तो अभी तो वो धीरे धीरे रिमूव हो ग्रुप रहा में है। आना होगा, सहकारिता के तो जरिए ये काम जो करना होगा। ये जो समग्र दृष्टि से सरकार जो अटेम्प्ट कर रहा है, सभी दिशों से इसको सोच करके क्या क्या करना चाहिए सरकार अभी कर रहा है। बहुत सालों से ये हो नहीं था। जैसे भी अभी देखिए एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में अभी कंसंट्रेशन केवल गाय के ऊपर था, अभी हम लोग बकरी और भेड़ के ऊपर भी लाना चाहते हैं। इसीलिए इसी बजट में हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का क्रिएशन हुआ किया गया है। और उसी के साथ फिशरीज के ऊपर भी हुआ। हरवीर जी, तो ये सारे चीज, ये तो सब सारे नई चीज है, ये तो पहले था ही नहीं। value तो addition और ये जब हम नए तो विकल्प- उस दिशा में जा रहे हैं कि आप बोल नहीं सकते कि सरकार इसके ऊपर चिंतित नहीं है। नहीं, ये सारे जो मुद्दा आया ये किसानों से आया, बिल्कुल, राज्यों चिंता है, से सरकार भी के पास आया। पहुंची है। लेकिन पटनायक साहब, सवाल ये है कि उसे अमल में लाने और धरातल पर उतारने के लिए बड़े हर्डल्स क्या हैं वीर जी, जिनको जल्द से जल्द हटाना होगा, स्टेट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरे तमाम बातें जो हैं? देखिए, आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं, हमारा जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में जितना भी अस्थिरता है, बट उसके साथ साथ इस देश में अभी हमारे एक स्टेबिलिटी आया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताऊं, हमारा जो येलो पीस होता था, कनाडा से आता था, उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं था। अभी 50% इंपोर्ट ड्यूटी है, वो भी WTO कंप्लाइंट है। हमारे जो WTO कंप्लाइंट जो जितने सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास है, उनका हम उसको tool use कर रहे एप्लीकेबल कर अभी हम करने लगे हैं। चलिए, और मैं इसमें मार्केट में स्टेबिलिटी आ रहा है मैं धीरे धीरे। कदमों को उतारने के लिए जो हरवीर जी है कि असल में क्या बड़े हर्डल्स हैं जिनको जल्द से जल्द केंद्र सरकार को मिलकर हटाने की जरूरत है, क्योंकि एक साथ खड़ा होना होगा अगर किसानों की दुर्दशा को बदलना है, खत्म करना है, कम करना है। मैं देखिए, जो सबसे बड़ा जो इसमें रास्ता है वो किसानों को एम्पावर करने का है, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे अब आप कह रहे हैं कि उत्पादन, अब जैसे अभी पटनायक जी ने कहा कि हमने येलो पी के ऊपर ड्यूटी लगाया। क्यों ड्यूटी लगा पाए हम लोग? क्योंकि आपने एक बेहतर तरीके से एक पॉलिसी तैयार की। 3 साल पहले हमारी क्या हालत थी दालों के मामले में, हम लोग कितनी ज़रूरत का अपना करीब 3 मिलियन टन के करीब इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशन दिया, आपने MSP बढ़ाया और किसानों ने लगा कि उसमें दाम ज़्यादा मिलेगा, उन्होंने उसको उत्पादन किया। और आज आपको बाहर से उतना मंगाने की दरकार नहीं है, आप ड्यूटी बढ़ा सकते हैं घरेलू किसान को सुरक्षित करने के लिए। वो तो कर देगा, वो अगर जहाँ उसको लगेगा दाम बेहतर मिलेगा तो उस दिशा में जाके काम करेगा। लेकिन अभी आपने जो पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में दूध की दुर्दशा हो रही है, पहले तो ये है कि ये सब एक आपका जो ग्लोबल जो भी मार्केट में मूवमेंट होते हैं प्राइसिंग को लेकर के, उसके इम्पैक्ट से हम लोग अब बच नहीं सकते। दुनिया में ये हुआ है। और हमारे यहाँ आप ये देखिए कि जो अमूल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को 100 kg फैट पे दाम जो है कम करना पड़ा 100 रुपीज़ तक का, और वो कुछ 5-6 रुपये लीटर का दाम का इम्पैक्ट आया उन पे प्रोक्योरमेंट प्राइस पे। लेकिन वहाँ झेल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 35-40 रुपया दाम दे रहे थे। आपके राज्य में जो है वहाँ पे क्या है, किसान के पास वैसा कोई तंत्र, वो संगठन नहीं है, वो एम्पावर नहीं है। जब तक वो खुद जुड़ के, जो कोऑपरेटिव की बात है वो एक अच्छा रास्ता है, 5 किलोमीटर में बाजार की बात है, उसमें वो उसका समाधान दिखेगा। वो सब कुछ रास्ते निकल जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि अगेन आई एम गोइंग टू दिस पॉलिटिकल थिंग, आप यूपी में क्या कोऑपरेटिव चलाओगे? जो अच्छा कोऑपरेटिव करेगा उसको सुपरसीड करके वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देंगे। आपका उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं। लेकिन हाँ, उसका एक रास्ता आया है जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, और पटनायक जी से पहले भी बात हुई है कि इस बार के बजट में जो उनको एटपार किया कोऑपरेटिव के उसके ऊपर जो इनकम टैक्स वाले जो कंसेशन दिया गया, लेकिन वो अभी प्रमोशन होगा और नहीं, बट वो क्या है कि कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसा है कि अभी FPO क्या है, बहुत छोटा स्वरूप है। चलिए, मैं जब तक वक्त FPO बड़े स्वरूप में नहीं जाएगा, कोऑपरेटिव के दलवाई अंदर साहब, जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तब तक है। रास्ता नहीं निकलेगा। दलवाई साहब, इसमें बड़ी चर्चा मंथन है और जाहिर है कि जब नए कदमों की ओर आते हैं, बड़ी आलोचनाएं, नए सुझाव भी आते हैं। फिलहाल आप लोगों की नज़र में स्टेट लेवल पर क्या एक बड़ा हर्डल दिखता है जिसको सबसे पहले दूर करने की जरूरत होगी? मुझे ऐसा नहीं दिखता है। हमको ये समझना चाहिए कि देश इतना बड़ा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दुनिया में सबसे बड़ा है। जितने कमोडिटीज़ क्रॉप्स को हम यहाँ कल्टीवेट करते हैं, कोई देश ऐसा नहीं करता है। जितने मात्रा में हमारे फार्मर्स में कोई देश में नहीं है। तो
तो हर दिन हर साल एक ना एक नेगेटिव तो यहाँ हो सकता है। हमको ये देखना चाहिए मोटे तौर पर पॉलिसीज़ किस दिशा में चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। मैं समझता हूँ इस 3 या 4 साल में जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिखाया कि हमको अब आमदनी पर एम्फोसिस करना चाहिए, तब से मैं देख रहा हूँ हमारे हर किस्म के आदमी जो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसान हो, किसान के संगठन हो, साइंटिस्ट हो, पॉलिसी मेकर्स हो, मीडिया हो, हर आदमी अब आमदनी के बारे में सोच रहा है। इससे ही मैं देखा हूँ कि हर राज्य में अब एक परिवर्तन आया है। हर राज्य अब अपने अपने एक कमेटी बना के कैसे हम संगठित हो सकते हैं, कैसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं। और पहले एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, पहले अब एग्रीकल्चर का मतलब अब बहुत परिवर्तित हुआ है। क्रॉप सेक्टर के साथ हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरी है, एक्वाकल्चर है, हर चीज़ पर अब बजट में आपने देखे होंगे एम्फोसिस है। प्रोडक्शन पर भी है, मार्केटिंग पर भी है, पोस्ट प्रोडक्शन पर भी। चलिए, लेकिन जो दलवी साहब ने कहा और जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं पर रोकना चाहेंगे। लेकिन जो एक आम राय निकल रही है, सरकार का जो एक रोड मैप है, उसमें कदम सभी लोग कह रहे हैं सही है, सही वक्त पर आ रहे हैं, भले कुछ देरी जरूर हुई हो, लेकिन इसको असल जो चिंता है वो लागू करने को लेकर है और उसको लेकर केंद्र और राज्यों को मिलकर अमल में लाने के लिए एक साझा पहल की जरूरत दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।